कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी होती क्या है और इसका फायदा उठाने के लिए निवेशकों को आखिर करना क्या चाहिए, इस बारे में और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सिनेरियो के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए शामिल होने के लिए मौजूद हैं सैमको ग्रुप के हेड रैंक म्यूचुअल फंड ओमकेश्वर सिंह जी। ओमकेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी9 के इस मंच पर शामिल होने के लिए, 80-90 पौरे शो के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। जी सर, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रिटर्न देने के लिए, अतिरिक्त रिटर्न देने के लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी का नाम दिया जा रहा है। हमारी अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, वो भी इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। आपसे जानना चाहेंगे जरा आप इसको आसान भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है और क्या निवेशकों को इस तरह की स्ट्रेटजी वाली स्कीम को चुनना चाहिए और चुन रहे हैं तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? जी, ये जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग रन स्ट्रेटजी इन सेंस आपके पास अगर शेयर रहता है तो आप क्या करते हो, उसका ऑप्शन आप बेच देते हो, उसी शेयर का ऑप्शन बेचते हो जिसका कि आपने पोजीशन प्लस कर रखी है। जी, और उसके बाद आपका जो मानना यह है कि मार्केट में जो शेयर है वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा कि आप बेचे तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम मिलता है जब भी आप ऑप्शन बेचते हो, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है तो वो प्रीमियम आप अपने पास रख लेते हैं जी। तो ये जो है ये एक अतिरिक्त कमाई हो जाता है जो कि आप स्कीम में लगा सकते हो। तो ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जिसमें कि कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी चालू किया है, तो उसमें ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके हिसाब से नहीं मार्केट चला और शेयर का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी आपके पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसी स्टॉक में से आप दे देंगे तो आपको नुकसान उसमें होने की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए इसको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब इसको चुनते समय किन बात का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये तो अब जो लोग शेयर बाजार में भी पैसे लगाते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग उनको थोड़ी मुश्किल लगती है, कहाँ कॉल खरीदें, कहाँ पुट बेचें, किस तरीके से प्लानिंग करें। तो ऐसे में यहाँ पर काम तो जो है वो एक्सपर्ट करेंगे, जो फंड मैनेजर हैं वो करेंगे। क्या भूमिका एज ए इन्वेस्टर होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल की अगर वो इस तरह की स्ट्रेटजी पे जाता है? तो नहीं, उसके लिए आपको अलग से एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इसमें सबसे बड़ी बात कवर्ड कॉल में ये हो जाती है कि इसमें रिस्क कंटेन रहता है। ऐसे अगर आप किसी भी कॉल को बेचते हो तो उसमें अनलिमिटेड रिस्क का डर रहता है, लेकिन कवर्ड कॉल यानी कि जो शेयर मेरे पास है उसका मैं ऑप्शन बेचता हूं तो मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे पास शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो शेयर को मैं दे सकता हूं। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स ये करती हैं तो वो काफी सेफ स्ट्रेटजी है जिसमें कि आपको इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करने का स्कीम को मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो उसके कारण एनएवी पे इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए ठीक है, और अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। और ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल जो हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड हैं वो बिल्कुल एक एफआईज की धारा के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं। जब हम देख रहे थे कि लगातार 8-9 महीने एफआईज की तरफ से बिकवाली हो रही थी तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, फिर एफआईज की तरफ से जुलाई लास्ट वीक से खरीदारी शुरू हुई तो हमारे म्यूचुअल फंड बेचने लगे। अब सितंबर महीने में हमने देखा कि एफआईज फिर से बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड फिर से खरीद रहे हैं। आप इस ट्रेंड को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, एक समय हुआ करता था अगर एफआईआई बेचना चालू कर देते थे तो हमारा जो शेयर बाजार है वो गिरने लगता था। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि जब से कोविड होने के बाद जो मार्केट में लोग आए तो करीब ऑलमोस्ट डबल निवेशक हो गए जी। इसके कारण क्या हुआ कि रिटेल निवेशक का जो अंडरस्टैंडिंग था और जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर हैं वो काफी बढ़ गए, तो अब वो पैनिक नहीं करते। पहले क्या होता था कि एफआई सेल करते तो पैनिक कर करके हम भी बेचने लगते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर एफआई बेच रहे हैं तो हम और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है, जैसे आपने देखा।
बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड के पास जब ये पैसा जा रहा है तो म्यूचुअल फंड को भी ये पैसा कहीं लगाना होगा, तो वो लगाने के लिए उनको ये बाजार में वो लगाते हैं। तो इस तरह के सर आप देखो तो डरने की कोई बात नहीं है। मेच्योरिटी काफी अच्छा हो गया है इंडियन इन्वेस्टर का। हम्म। और पहले जो डीआईआईज और एफआईआईज के बल पे मार्केट चलता था, अब वो ऐसा नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर काफी स्ट्रांग हो गया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां बाकी तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर शेयर बाजार बनाने की कोशिश हो रही है, जो रिटेल हमारे यहाँ के लोग थे, जो मतलब हम देखा है कि परंपरागत रूप से एफडी और तमाम जगहों पे निवेश करते रहे हैं, लेकिन वो अब म्यूचुअल फंड के माध्यम से या डायरेक्ट शेयर बाजार में खुद पैसे लगाने लगे हैं। उससे शेयर बाजार के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है और इतनी बड़ी बिकवाली जो हमने देखी उसके बावजूद बाजार उतनी बुरी तरह नहीं गिरा जितना दुनिया भर के बाजार के। जी सही बोला आपने। और जिस तरीके का नैरेटिव भी है, अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत इस समय बहुत ही अच्छे स्पॉट पे है। ज्यादातर यूरोप हो गया या फिर अमेरिका हो गया, वहां पर रिसेशन की बात चल रही है। जी। वहां पर इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो तो वैसा स्थिति नहीं है। और इसलिए ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छा हो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा हो रहा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो ये देखते हुए इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो निवेशक है उनको पता है कि यार ये बाजार में वो पैसा लगाएंगे, इंडिया जो अब इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है, जी। तो इस पर पैसा लगाएंगे तो उनको जरूर अच्छा रिटर्न मिलेगा भविष्य में। जी। अब हम देख रहे हैं कि आजकल जो है मार्केट के अंदर पैसिव फंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 8 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा एनएफओ के लिए पेपर भी फाइल किए जा चुके हैं। इसकी क्या वजह लग रही है आपको कि हालांकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं या जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि इनकी एक साइकिल होती है, जो पैसिव फंड्स होते हैं, हर एक सेक्टर का एक समय होता है। क्या इस तरह के फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? अब इस समय रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो क्या जो कंपनियां एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं या आईटी से जुड़ी हुई हैं, इस तरह के इंडेक्स फंड में पैसे लगाने चाहिए? आप पैसिव फंड्स को लेकर के क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी एक ये ट्रेंड है। ये जितने भी डेवलप्ड मार्केट है वहां पर आप देखो तो वहां पर एक्टिव फंड मैनेजमेंट भी है, पैसिव फंड मैनेजमेंट भी है। जनरली होता है क्या है कि जैसे जैसे आपका बाजार मैच्योर होते जाता है तो फिर उसके बाद जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट से जो अल्फा जनरेट होता है वो अल्फा जनरेट होना धीरे धीरे कम हो जाता है। जी। जब ये अल्फा जनरेट होना कम हो जाता है तो फिर आदमी ज्यादा टीईआर दे कर करके कोई एक्टिव फंड क्यों ले। पैसिव फंड में कम पैसे में वो दे सकता है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया में अभी भी एक्टिव फंड मैनेजमेंट की काफी गुंजाइश है जहां पर अल्फा जनरेट होता है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े समय के लिए तो ये जरूरी है कि ये आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो जितना भी बात इसमें चल रहा है उस हिसाब से अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, करीब 10-15 साल और लगेगा। आपने एक बात कही, मैं समझना चाहूँगा कि जो मेरा सवाल था वो थोड़ा उसका उत्तर सही से मिल नहीं पाया कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पैसे फंड में निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो लोग करने चाह रहे हैं उन्हें क्यों करना चाहिए? क्या इसके लिए भी कोई लक्ष्य, कोई गोल क्लियर होना चाहिए? जी अगर आपको चाहिए कि आप इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं, चाहे सेक्टोरल इंडेक्स हो या फिर बाजार के इंडेक्स हो, उसमें होता क्या है कि इसमें एसेट फंड मैनेजर का इसमें चॉइस नहीं रहता। ये जिस प्रकार से उसका इंडेक्स रहता है उसी प्रकार से वो अपना फंड को लगाते हैं। तो इसके कारण ये हो जाता है कि यार आपको पता है कि ये फंड मैनेजमेंट में और मेरे को बस जो रिटर्न चाहिए वो सेंसेक्स जैसा चाहिए या फिर निफ्टी जैसा चाहिए या फिर सेक्टोरल इंडेक्स जैसा चाहिए, और वो क्लैरिटी है आपको तो आप इंडेक्स फंड में जरूर लगाएं क्योंकि उसमें जो कॉस्ट है वो काफी कम रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं वो जो बाजार है बाजार से ज्यादा कमा करके कोई फंड दे, तो उसके लिए आपको फिर एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो आपके लिए सलाह ये है कि अगर आप भाई बहुत बड़े बाजार के जानकार हैं और डेली ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं तब तो पैसे फंड ठीक है। आपको लग रहा है कि अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, तब तो आप लगाइए। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर एक्टिव फंड में ही रहिए। ये सलाह यहाँ पर आपके लिए दी जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें भी ये आपको देखना चाहिए एक पैसिव फंड चुनते समय कि ट्रैकिंग एरर की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। आप पूछेंगे ट्रैकिंग एरर क्या होता है, तो आप मनी9 के ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ट्रैकिंग एरर के बारे में भी विस्तार से चर्चा मिल जाएगी। इधर कुछ फंड हाउसेस के मल्टी कैप फंड भी हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो मल्टी कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं।
अब आपकी क्या सलाह रहेगी, इस तरह के डाइवर्सिफाइड फंड में पैसे लगाने चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में अगर आपको सुरक्षित निवेश चाहिए तो लार्ज कैप में लगाइए, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप फंड में पैसे लगाने चाहिए। मल्टी कैप फंड जिसमें कि लार्ज, मिड, स्मॉल सब शामिल हो जाते हैं, क्या इस तरह के फंड में पैसे लगाने चाहिए? और कितना महत्वपूर्ण होता है इस बात का ध्यान रखना कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का वो फंड का पास्ट रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है? जी, म्यूचुअल फंड का जो ये मल्टी कैप कैटेगरी है, पहले मल्टी कैप कैटेगरी में जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट था वो बहुत डिफरेंट था, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी था, जो कि आज के ज़माने में फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। जी। तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी था कि आप कितना लगा सकते हो, और उस हिसाब से पुराना रिटर्न्स देखने का से हमको गलत फहमी हो सकता है। अभी जो सेबी ने जो चेंजेस किए उसके बाद अभी क्या हो गया है, मल्टी कैप फंड में 50% आप लार्ज कैप में लगाते हो, 25% स्मॉल कैप में लगाते हो, 25% आप मिड कैप में लगाते हो। इतना आपको लगाना बहुत जरूरी है। बाकी जो 25% बचा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या व्यू है, उस हिसाब से फंड मैनेजमेंट टीम लगाती है। तो अगर कोई ऐसा निवेशक है जिसको कि तीनों तीनों कैप्स का एक्सपोजर चाहिए, जी। स्मॉल कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए, तो उनके लिए मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका निवेश थोड़ा लार्ज कैप में ज़्यादा रहे और उसके बनस्पत मिड कैप में थोड़ा कम और स्मॉल कैप में और भी कम रहे, तो उसके लिए दूसरे फंड्स हैं, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो जो आपका गोल है उसको ध्यान में रखते हुए आप ये काम कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं सेबी की वजह से, सेबी ने हाथ बांध दिए हैं जो तमाम फंड मैनेजर है उनके, इस वजह से पुराने जैसे रिटर्न देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। जी, तो अभी पुराने जैसे रिटर्न हम देखेंगे तो उस समय फंड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अलग था। जी। जब वो फंड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग था, उसको मैं आज के हिसाब से मैच करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल। चाहिए ये कि अभी हमारा निवेश करने का क्या लक्ष्य है। अगर लक्ष्य हमको बोलता है कि नहीं, हमको मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर लेना है, तो मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है। और मेरा लक्ष्य ये है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सेफ ज़्यादा रहना है, लार्ज कैप में ज़्यादा लेके रखना है, तो उसके लिए फिर लार्ज मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, वो ज़्यादा अच्छा है। अब अभी जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर में और दूसरी तरफ इस महंगाई को हराने के लिए ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अमेरिका, यूरोप, भारत, हर जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देंगे? इसे देखते हुए क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करना चाहिए? क्या डेट फंड की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं मनी नाइन के मंच पर, और लोग कह रहे हैं कि ऐसे में अब हम क्या करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ऐसे ऐसे इस तरह के माहौल में इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म नहीं करता है कई बार। तो क्या डेट फंड की ओर जाना सही रहेगा? किस तरह के बदलाव करने चाहिए? जी, अगर आप इक्विटी हैवी है, यानी कि इक्विटी में आपका बहुत ज़्यादा निवेश है और डेट साइड में आपका निवेश बहुत कम है, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में चले जाएं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस रहता है। तो कुछ कंपोनेंट आप जरूर इक्विटी से निकाल कर करके डेट फंड में लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म में नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाएं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है बिल्कुल। उसमें लगाएं। तो आपके लिए सलाह यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, बाजार गिर सकता है या डेट मार्केट में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो लंबी अवधि के लिए नहीं पर शॉर्ट टर्म डेट में आप पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद फिर से चेंज होती हुई दिखाई देगी।